बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट में हमें बता रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग अ पैराबोला। सबसे पहले पैराबोला को डिस्कस कर लेते हैं। पैराबोला बेसिकली इस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। ये अपवर्ड पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। कर्व का नाम पैराबोला है, ठीक है। हमें पता करना है कि जो भी पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट की क्या वैल्यू है एट x = √5a, ठीक है। अब ये बात पता करने के लिए हमने आर्टिकल में सीखा था कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। उसके लिए हमने ये फार्मूला देखा था कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है dv/dt यूनिट वेक्टर t प्लस v² यूनिट वेक्टर n के, ठीक है। अब इसमें यूनिट वेक्टर t के साथ ये जो वैल्यू आपको दी जा रही है ये एक्चुअली at है, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जबकि ये दूसरी वैल्यू दी जा रही है v²/ρ, ये नॉर्मल वेक्टर के साथ है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो इसकी वैल्यू है an। ये नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के लिए। तो अगर हमें एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट फाइंड करने हैं तो हमें एक्चुअली dv/dt और v² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर v की वैल्यू उसने नहीं बताई, पर इंफॉर्मेशन दे दी है कि पार्टिकल की जो स्पीड है यानी कि v है, ठीक है। हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो जब आप किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं d/dt विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो वो डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो यहाँ से एक बात तो हमें क्लियर हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। इसी बात को हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस particle is moving with constant speed, so at जो के बराबर है dv/dt के, वो इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से हमें ये बात कंफर्म हो गई कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अब बस हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नाउ हमारा टारगेट है an कैलकुलेट करना, जो कि बराबर है v² के। हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए स्पीड की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, बस यही पता है कि कांस्टेंट है, तो लेट्स से वो कांस्टेंट स्पीड v है, तो वो हमने v लिखी हुई है ऑलरेडी। जबकि रो की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रो की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला सीखा है 1 + dy/dx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d²y/dx², और इस वैल्यू 3/3/2, ठीक है। अगर हमें रो कैलकुलेट करना है तो मुझे ये दो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, dy/dx d²y/dx²। ये दो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें ऑलरेडी कर्व की इक्वेशन दी है, पैराबोला की इक्वेशन दी है x² = 4ay। ये जो इक्वेशन हमें दी गई है हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x = 4a dy/dx। यहाँ से dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x डिवाइडेड बाय 4a, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और वैल्यू आ गई x/2a, ठीक है। उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है,
सेकेंड डेरिवेटिव जो हमें कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू, इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से तो उसकी वैल्यू आ जाएगी d² बाई dx²। अब देखें यहाँ पर 1/2a कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रह जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है। सो ऊपर 1 ऑलरेडी हमने लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो d² बाई dx² की वैल्यू आ गई 1/2a। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ जो आपने रो का फॉर्मूला लिया था उसमें इंसर्ट करें, 1 एज इट इज़ प्लस dy बाई dx की जगह आ जाएगा x बाई 2a का स्क्वायर पार 3/2 डिवाइडेड बाई d² y बाई dx² की वैल्यू 1/2a। सारी वैल्यू इंसर्ट कर ली। अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो करनी है एट पॉइंट x, एट x इज़ इक्वल टू √5a, ठीक है। पार्टिकुलर पॉइंट उसने हमें बताया है, क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन करें जबकि एब्सिसिया √5a है। एब्सिसिया एक्चुअली x एक्सिस को कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू है √5a। तो जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चन में x नज़र आ रहा है उसकी जगह रिप्लेस कर दें √5a को, ठीक है। रिप्लेस करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे बस। जब हम रिप्लेस करेंगे तो रो की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस x की जगह √5a बाई 2a का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। यहाँ पर देखें ये डिवाइड हो रहा है 1/2a से, तो डिवाइड 1/2a ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमें लिखने में आसानी हो जाएगी। a से कैंसिल हो गया, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1 5 बाई 4 और पावर आ जाएगी इसकी 3/2। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें, ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 2a/1। 4 + 5 एलसीएम ले यहाँ पर, नाइन बाई 4 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2a, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है जिस पर पावर है 3/2, इसे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से देखें 9/4, इसको अलग-अलग कर लें, 1/2 की पावर 3 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3/2 ही आ जाएगी। पर ऐसा करने से हमें पता है कि 1/2 बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो हम स्क्वायर रूट लेने लगे हैं 9 का और 4 का, ठीक है। 9 को लिख सकते हैं 3², बाहर पावर है 1/2 तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे 4 को भी लिख सकते हैं 2², 1/2, जबकि बाहर पावर आ गई 3, ठीक है। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, ये भी कैंसिल। 3/2 का क्यूब लेना है तो 2 का क्यूब लेंगे तो 3/2 का क्यूब आ जाएगा 27/8 मल्टीप्लाई बाई 2a। ये वैल्यू इंसर्ट कर दें यहाँ पर, 27/8 मल्टीप्लाई बाई 28, ये 2 इससे कैंसिल हो गया 4, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास रो के लिए 27a/4, ठीक है। ये वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं an की वैल्यू में। an बराबर है v² बाई रो के, v² डिवाइडेड बाई 27a/4। ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 4v² बाई 27a। तो यही वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ऑलरेडी हमने देख लिया। तो हमारा जनरल रिजल्ट यहाँ से क्या बना कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, सॉरी एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू अभी अभी हमारे पास आई है
4v² बाय 27a, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, आपकी नोट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसे आपने खुद सॉल्व करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आपने एज अ होमवर्क खुद सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई परेशानी होगी तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके लिए हमें डाटा दिया जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो किसी प्लेन में मूव कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस है वो किसी फिक्स पॉइंट O से R है, और R की वैल्यू दी जा रही है AT + BT²। जबकि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, जब इस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है, आप इस तरह से अज्यूम कर लें कि अगर आपके पास XY प्लेन है, इस प्लेन के अंदर, ठीक है, आप एक फ़िक्स पॉइंट O लेते हैं। इस फिक्स पॉइंट O से एक पॉइंट P, ये पॉइंट P मूव कर रहा है। इस पॉइंट P का किसी एक फ़िक्स पॉइंट O से जो फासला है, इस फासले को उसने हमें R की वैल्यूज़ हमें R कैलकुलेट कर गिवन करके दी है। ठीक है, AT + BT²। और ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू थीटा हमें गिवन की गई है CT3/2। ठीक है, और हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं रेडियल और ट्रांसफ़र कंपोनेंट वेलोसिटी के भी, और रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन के भी एट t = 1 के। अब ये सारा कैलकुलेट करने के लिए R और थीटा गिवन होने की वजह से हमारे लिए काम करना बहुत आसान है। हम ऑलरेडी जानते हैं, आर्टिकल पढ़ के हमें पता, हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली थी। VR कैलकुलेट करने के लिए, V थीटा कैलकुलेट करने के लिए, AR और A थीटा के लिए, उनका इस्तेमाल करते हैं और सीधी सीधी कैलकुलेशन करते हैं। अब उन फार्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो डेरिवेटिव्स हैं R के और थीटा के विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हमने आर्टिकल पढ़ा था तो dr/dt, R का T के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव R डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा था, जबकि थीटा का T के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव थीटा डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। इसी तरह अगर हम डबल डेरिवेटिव ले रहे थे T के रिस्पेक्ट से, तो उसे हमने R डबल डॉट और थीटा डबल डॉट कहा था। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में R की वैल्यू गिवन है, R = AT + BT²। इसे डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T। जब हम इसे T के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr/dt जो कि बराबर है R डॉट के, वो बराबर आ जाएगी। A कांस्टेंट है एज इट इज़, T का T के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 प्लस B कांस्टेंट है एज इट इज़, T² है, पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले 2 और पावर में से एक माइनस, और T का T के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव दोबारा 1 आ जाएगा। तो R डॉट का डेरिवेटिव आ गया है A = 2BT। अब इसी डेरिवेटिव को हम कैलकुलेट कर लेते हैं एट T = 1। ठीक है, जब T 1 होगा तो R डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, T की जगह 1 इंसर्ट करते हैं, A + 2B × 1, तो R डॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A + 2B। इसे सेव कर लें। ठीक है, अब दोबारा डेरिवेटिव लें R का, R डॉट का T के रिस्पेक्ट से। जब आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dr/dt, जिसे हम लिख सकते हैं R डबल डॉट। ठीक है, जब आप R डॉट का डेरिवेटिव लेंगे, याद रखिएगा डेरिवेटिव यहाँ से नहीं लेना, यहाँ डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल के साथ जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है, ये पार्टिकुलर वैल्यू है जो हमने एट T = 1, ये कह लें T = 1 पे कैलकुलेट की है। ठीक है, मेन वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो A यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 प्लस, और जब आप इधर का डेरिवेटिव लेंगे 2B कांस्टेंट है एज इट इज़, T का T के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से R डबल डॉट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास
टू बी, ठीक है, एट टी इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आर डॉट लेते वक्त जब आप टी इज़ इक्वल टू 1 कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर टी इंसर्ट करने के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म है तो वो कांस्टेंट टर्म ही वैल्यू आ जाएगी एज इट इज़, ठीक है। जिस तरह हमने डेरिवेटिव लिया है आर का, उसी तरह जो थीटा के लिए इक्वेशन दी जा रही थी, थीटा इज़ इक्वल टू सी टी 3/2, इसका भी डेरिवेटिव लें। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये वैल्यू आ जाएगी थीटा डॉट जो कि बराबर है डी थीटा बाय डी टी के। सी कांस्टेंट है एज इट इज़, पावर रूल की मदद से पावर पहले, पावर में से एक कम, 3/2 में से आज जैसे ही आप 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू रह जाएगी 1/2, ठीक है। तो अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए एट टी इज़ इक्वल टू 1 पे। टी इक्वल टू 1 पे जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा डॉट इक्वल आ जाएगा टी की जगह 1, 3/2 को पहले लिख लें, 3/2 सी 1 1/2, तो 1 की आप कोई भी पार लें आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2 सी, ठीक है। तो एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। थीटा डॉट एट टी इज़ इक्वल टू 1 बराबर आ गया 3/2 सी के। इस वैल्यू को भी सेव कर लें। इसके बाद दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं इस इक्वेशन का, थीटा डॉट का, डिफरेंशिएट थीटा डॉट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थीटा डॉट बाय डी टी ये बराबर आ जाएगा थीटा डबल डॉट के, जो कि इक्वल होगा 3/2 सी, कांस्टेंट है एज इट इज़, इधर पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले 1/2, पावर में से एक कम, जब आप टी में से माइनस करेंगे 1 को तो वैल्यू आ जाएगी -1/2। टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 नहीं है। तो यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/4 सी, टी की वैल्यू 1/2, सॉरी -1/2, ठीक है। एट टी इज़ इक्वल टू 1, टी इज़ इक्वल टू 1 पे थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी थीटा डबल डॉट टी इक्वल टू 1, वैल्यू दे रहा है 3/4 सी, इसी तरह टी की जगह 1 आ जाएगा। तो 1 की आप, मैंने जैसे पहले भी बताया, कोई भी पावर लें आंसर 1 ही रहता है। तो यहाँ पर थीटा डबल डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/4 सी। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद है, थीटा की भी, आर की भी, और आर डबल डॉट की, थीटा डॉट की, थीटा डबल डॉट की और आर डबल डॉट की, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए हमने, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ मैंने आपको, लास्ट वैल्यू जो हमने सेव करनी है वो ये है, ठीक है। तो इनको एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो है आर डॉट की, एट टी इज़ इक्वल टू 1 पे हमने सबको कैलकुलेट कर लिया है जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहली जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो वैल्यू है ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस 2b, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी आर डॉट की वो हमारे पास है a प्लस 2b, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू आर डबल डॉट की 2b है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, आर डबल डॉट इक्वल आ गया है हमारे पास 2b। उसके बाद है थीटा डॉट, उसकी वैल्यू है 3/2 सी,
आखिरी वैल्यू थीटा डबल डॉट 3/4c। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं एट t इज इक्वल टू 1 पे। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट वी आर की वैल्यू हमने आर्टिकल से सीखी थी कि वो इक्वल है आर डॉट के। तो आर डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, a+2b। तो वी आर बराबर है a+2b के लिए। फिर हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वी थीटा का फॉर्मूला हमने सीखा था आर थीटा डॉट। आर की वैल्यू हमारे पास थी, आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आर को हमने t इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट नहीं किया था। आर बराबर था हमारे पास a+bt²। तो t इज़ इक्वल टू 1 पे आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a+b। तो जैसे ही आप t की जगह 1 रखेंगे दोनों जगहों पे, तो t की जगह 1 रखने पर a1 ज़ा 1 a ही आ जाएगा, और इधर t² पे जगह पे 1 रखेंगे, 1² 1 ही होता है, b1 ज़ा b आ जाएगा। तो r की जगह पर हमारे पास वैल्यू आ गई a+b, और थीटा डॉट की जगह पर ये वैल्यू 3/2c। सिर्फ रीअरेंज करके लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं 3/2। करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी करना चाहते हैं तो जैसे पहले लिखा हुआ है ऊपर वो भी ठीक है, वी थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो वेलोसिटी का रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट। उसके फॉर्मूला हमने सीखा था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट की वैल्यू हमारे पास ये है 2b माइनस आर की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है a+b, और थीटा डॉट की वैल्यू है हमारे पास 3/2c का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसे लिख सकते हैं 2b माइनस a+b स्क्वायर ले लें तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c²। तो यही हमारे पास ar की वैल्यू है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, लास्टली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट के लिए फार्मूला हमने सीखा है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। 2 इसी तरह r की वैल्यू, r डॉट की वैल्यू ये ऊपर a+2b, थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास है 3/2c, सीरीज कर लेते हैं, प्लस r की वैल्यू a+b अभी हमने लिखी हुई थी यहाँ पे, और थीटा डबल डॉट की वैल्यू ये लास्ट वाली 3/4c। ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए थीटा के लिए 3c a+2b प्लस a+b 3/4c। तो ये वैल्यू आ गई ए थीटा की, लास्ट वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर दिए हैं। अब जिस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल उसी तरीके से सेम मेथड से, सेम फार्मूला का इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11 एंड 13। इन क्वेश्चंस को आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने मेरे साथ शेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक एलिप्स के अलोंग। ये जो शेप यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब की है ये शेप एलिप्स है।
एलिप्स में बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक माइनर एक्सिस जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली ए जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो ए की वैल्यू ज़्यादा है बी से, वो हमने यहाँ क्वेश्चन में उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। इस वजह से हमने ए को मेजर पे और बी को माइनर एक्सिस पे लिया है। अदरवाइज़ एलिप्स की दूसरी टाइप भी होती है जिसमें बी शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज करने पर मेजर एक्सिस की वैल्यू बी बन जाती है और माइनर की ए बन जाती है। तो इस वक्त हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने जो एलिप्स ड्रॉ करना है उसमें ए की वैल्यू ज़्यादा है बी से। तो हमारे पास जो एलिप्स आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल शेप एलिप्स है। अब एक पार्टिकल है जो इस एलिप्स पे मूव कर रहा है। इस पार्टिकल का एक्सिस के ओरिजिन से जो वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, उसकी वैल्यू दी जा रही है ए कॉस टी यूनिट वेक्टर आई प्लस बी साइन टी यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, हमें बेसिकली पोजीशन ही कैलकुलेट करनी है इस पार्टिकल की जिस वक्त इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो और जिस वक्त इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो। अब इन दो पॉइंट पे पोजीशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम है और वेलोसिटी कब मिनिमम है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन टारगेट है जो इस क्वेश्चन में हमारा, वो वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी आर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू गिवन है ए कॉस यूनिट वेक्टर आई प्लस बी साइन यूनिट वेक्टर जे। यहाँ से अगर हम पोजीशन वेक्टर आर का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्चुअली वही वेलोसिटी होता है। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए कॉस टी यूनिट वेक्टर आई बी साइन टी यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू हमें गिवन है ए कॉस टी यूनिट वेक्टर आई प्लस बी साइन टी यूनिट वेक्टर जे। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी तो एक्चुअली वही हमें वेलोसिटी की वैल्यू देगा। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। ए कांस्टेंट है एज इट इज़, कॉस का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी, एंगल टी है तो टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 प्लस बी कांस्टेंट है एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी और टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ यूनिट वेक्टर जे एज इट इज़। ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए वेक्टर आ गया। अब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जिस वक्त वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है उस वक्त हम कैलकुलेशन करें। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका बहुत आसान होता है। वी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा स्क्वायर रूट जो भी एक्स कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर आई के साथ जो कंपोनेंट होता है उसे हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं, माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस जो भी वाई कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर जे के साथ जो कंपोनेंट है वो वाई कंपोनेंट है, बी कॉस टी का स्क्वायर। स्क्वायर कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये फार्मूला सीखा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। तो यहाँ से हम चाहें तो साइन की वैल्यू और चाहें तो कॉस की वैल्यू बना सकते हैं। तो कॉस की वैल्यू बना लेते हैं, ए स्क्वायर साइन टी, साइन स्क्वायर टी को ऐसे ही रहने दें, बी स्क्वायर एज इट इज़, कॉस की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे मज़ीद लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों में साइन स्क्वायर टी कॉमन है, तो v मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन टी
साइन स्क्वायर टी कॉमन प्लस बी स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है। तो देखें ये जो हमारे पास इधर वैल्यू आ गई है ना साइन टी की, सारा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करके है। अगर तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जिस वक़्त साइन स्क्वायर टी बराबर होगा 1 के। साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है और मिनिमम वैल्यू जब 0 होगा। इसके अलावा इससे कम कोई वैल्यू नहीं है और 1 से बड़ी भी कोई वैल्यू नहीं है साइन के लिए। सो v इज़ मैक्सिमम इफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। यहाँ से स्क्वायर रूट अप्लाई करें साइन स्क्वायर टी पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से साइन टी की वैल्यू आ जाएगी ±1। अब साइन टी के लिए यहाँ दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है साइन टी इज़ इक्वल टू 1 और एक वैल्यू आ रही है साइन टी इज़ इक्वल टू -1। टी को इधर ही रहने दें, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है π/2 90 डिग्री। और इधर भी ऐसा ही करें, टी को इधर ही रहने दें, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, साइन इनवर्स -1 वो इक्वल आ जाएगा -π/2। ठीक है, तो टी की दो वैल्यूज़ आ गई। इन दो वैल्यूज़ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर इन दो वैल्यूज़ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो हमें बेसिकली फाइंड करना है पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो पोजीशन के लिए हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई थी, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें, हम इसी को दोबारा अब यूज़ करने लगे हैं। तो ये जो टी की दोनों वैल्यूज़ आई हैं, बारी बारी इस इक्वेशन 1 में इंसर्ट कर दें। जब बारी बारी आप इंसर्ट करेंगे, एट टी इज़ इक्वल टू π/2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी a cos π/2 यूनिट वेक्टर i प्लस b साइन π/2 यूनिट वेक्टर j। cos π/2 0 होता है तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया। b इसी तरह साइन π/2 1 होता है, यूनिट वेक्टर j एज इट इज़। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू -π/2 एट t इज इक्वल टू -π/2, तो r की वैल्यू आ जाएगी a cos -π/2 प्लस b साइन -π/2 यूनिट वेक्टर j। द यूनिट वेक्टर i मिस हो गया जी। cos -π/2 हो या +π/2, दोनों केसेस में वैल्यू 0। यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो -b यूनिट वेक्टर j। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो पार्टिकल की पोजीशन होगी या तो +b यूनिट वेक्टर j या फिर -b यूनिट वेक्टर j। ठीक है, अब यही बात कैलकुलेट कर लेते हैं जब वैल्यू मिनिमम होगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी जिस वक़्त साइन स्क्वायर टी की वैल्यू मिनिमम होगी। व्हेन साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 0, अगर साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसी तरह करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ±0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से साइन टी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, 0 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 के लिए हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, साइन 0 0 होता है या फिर साइन 0 पाई इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्वाड्रेंट्स के हिसाब से बात करें
तो साइन की पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ दो क्वाड्रेंट में होती है, एक फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तो 0 पे है, 0 आंसर देगा, या फिर 180 डिग्री पर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको इक्वेशन 1 में इंसर्ट करते हैं और आर के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब वेलोसिटी मिनिमम होगी t इक्वल टू 0 पे, तो पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू आ जाएगी a cos 0 यूनिट वेक्टर i प्लस b साइन 0 यूनिट वेक्टर j। cos 0 डिग्री 1 होता है, a 1 जा a यूनिट वेक्टर i, और साइन 0 0 होता है, सो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह t इज इक्वल टू पाई पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। a cos पाई यूनिट वेक्टर i प्लस b साइन पाई यूनिट वेक्टर j। a cos पाई की वैल्यू -1 यूनिट वेक्टर i, और साइन पाई 0 होता है, सो वो सारा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, -a यूनिट वेक्टर i। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर है ये मिनिमम वैल्यू देगा जिस वक्त पोजीशन वेक्टर की वैल्यू a यूनिट वेक्टर i या फिर -a यूनिट वेक्टर i होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।